हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़े थे। और पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो गैस है वो द्रव में कैसे घुलती है और उसका प्रकृति क्या होता है, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने उसमें बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग हेनरी के लॉ को पढ़ेंगे, हेनरी के नियम को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेनरी का लॉ। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। हेनरी का लॉ, राउल्ट का लॉ, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, धनात्मक ऋणात्मक विचलन, परासरण परासरण दाब, वन ठप गुणांक और उसंख्य गुणधर्म, ये बोर्ड पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आते हैं। तो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक को हम लोग जा रहे हैं समझने, अध्ययन करने, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी का नियम क्या कहता है? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो गैस होती है वो द्रव में कैसे घुलती है। तो हमने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे हमने दाब को बढ़ाया था, जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे गैस के घुलने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, दाब देते हैं, वैसे वैसे कोई गैस जा करके द्रव में घुलती है। तो उसी कंसेप्ट को, उसी बात को हमने कहा था कि मात्रात्मक संबंध के बारे में अध्ययन हेनरी ने किया था। और हेनरी ने क्या अध्ययन किया था उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने ये बातें कहा था कि गैस की विलेयता दाब के प्रभाव पर जो मात्रात्मक संबंध है वो हेनरी ने दिया था, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम क्या है कि स्थिर दाब पे, स्थिर दाब पर मतलब कि स्थिर प्रेशर पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब स्थिर दाब मतलब फिक्स प्रेशर पर किसी गैस की विलेयता जो होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब ये फिक्स क्या है, m जो है वो समानुपाती होगा p के। मतलब जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे p बढ़ेगा, जैसे जैसे m कम होगा वैसे वैसे p भी कम होगा। जैसे m क्या है, m घुली हुई गैस की मात्रा है कि कितनी मात्रा में उस द्रव में जाकर के गैस घुली हुई है। p क्या है, गैस का दाब है। ये जो p है वो क्या है, गैस का दाब है, कितना प्रेशर क्रिएट हुआ। m जो है वो जो गैस है वो उस द्रव में जाकर के, जिस द्रव में घुला हुआ है, m क्या है, m वो मात्रा है गैस की जो द्रव में जाकर के घुली हुई है। m क्या है, वो मात्रा है गैस की जो द्रव में जाके घुली हुई है। p क्या है, गैस का दाब है, जो प्रेशर उस पे लगा, जो दाब उस पे लगा। और k क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से समानुपातिकता के चिन्ह को हटाया तो m बराबर kp आया। m बराबर क्या आया, kp आया। m क्या है, m हमारा गैस की वो मात्रा है जो द्रव में घुली हुई है। p क्या है, गैस का दाब है। k क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। तो हेनरी का लॉ क्या है कि जितनी अधिक मात्रा में दाब को बढ़ाएंगे उतनी ही मात्रा में कोई गैस जा करके द्रव में घुलेगी। उसका नियम यह है कि स्थिर ताप पर P, स्थिर दाब पर P किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस की जो विलेयता होगी गैस के दाब की क्या होगी, समानुपाती होती है। किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती P, m को बढ़ाएंगे तो P भी बढ़ेगा, m को घटाएंगे तो P भी घटेगा। उसी को m बराबर Kp, मतलब कि m क्या है, गैस की वह मात्रा जो द्रव में घुलेगी, P क्या है, गैस का दाब है, K क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। इसी को यहाँ पे दूसरे शब्दों में देखिए क्या कहता है, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, अगर उसको मोल अंश के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उस बात को चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक विलयन लिया और ये विलयन में हमने क्या किया, द्रव भर दिया जो 10 ग्राम विलायक में 1 मोल के बराबर ये विलेय है। 1 मोल के बराबर क्या है, विलेय है। 10 ग्राम के विलयन में 1 ग्राम क्या है, ये 10 ग्राम में 1 मोल विलेय है। तो उस संबंध में कह रहा है कि यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी का नियम के अनुसार क्या बन जाए, अगर यहाँ पे मोल अंश के रूप में ले ले,
अगर यहाँ पे m जो है उसकी मात्रा को हटा दे, ग्राम को हटा दे, अगर हम मोल के रूप में ले कि हमने उस विलायक में 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, 8 मोल, 10 मोल के रूप में घोला है, अगर ग्राम, किलो, लीटर ये सब हटा दे, गैस की जो मात्रा है मापने की वो सब हटा दे, और उस गैस को ये कहे कि हमने किसी विलायक में, हमने किसी द्रव में उसको मोल के रूप में अगर उसमें डिजोल्व किया है, हमने मोल के रूप में उसको उसमें घोला है, मोल के रूप में उसको हमने उसमें डाला है, तो वो क्या बनाएगा? तो हेनरी के नियमानुसार क्या बनेगा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। किसी गैस का वाष्प अवस्था जो है उस आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा। जो आंशिक दाब P होगा वो उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होगा? समानुपाती होगा। मोल अंश के समानुपाती होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? P समानुपाती X गैस। X क्या है? मोल अंश है। P क्या है? तो आंशिक दाब है। P क्या है? आंशिक दाब है। X क्या है? तो मोल अंश है। और गैस मतलब कि वो गैस मोल के रूप में लिया गया। अब यहां से अगर हम इस समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? P बराबर K X गैस। P बराबर क्या आएगा? K X गैस। ये कहा है अगर हम मोल के रूप में लेते हैं, ये भी हेनरी का लॉ है। इसको अगर इसके रूप में लिखा जाए मोल के रूप में तो क्या होगा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जब वो वाष्प के रूप में होता है उस अवस्था में अगर उसका आंशिक दाब P हो, अगर किसी गैस का जब वाष्प अवस्था बन रहा है उस वाष्प अवस्था में अगर उसका आंशिक दाब P है, उसका आंशिक दाब प्रेशर जो है वो P है, तो उस विलयन में गैस का जो मोल अंश होगा वो उस P के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि P जो है वो समानुपाती है X गैस के। इस समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो P बराबर KH X गैस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हेनरी के लॉ के अनुसार हो गया। P बराबर KH X गैस। P बराबर KH X गैस। ये हेनरी के लॉ के अनुसार होगा। कब? जब हम किसी विलायक में किसी गैस के विलय को मोल अंश के रूप में व्यक्त करेंगे तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर उसको हम लोग मोल अंश के रूप में रखना है तब ये वाला होगा, जब मोल अंश के रूप में नहीं होगा तो ये वाला होगा। दोनों बात एक ही है कि वो दाब के समानुपाती होगा, मतलब जितना दाब लगाएंगे उतना ही वो द्रव जाकर के उसमें घुलेगा। क्लियर? अब इसमें एक बात और कहता है कि यदि गैस के आंशिक दाब P, यदि गैस का आंशिक दाब P और मोल अंश X के मध्य का ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये P है, ये X है। P आपको पता है कि आंशिक दाब है, X क्या है? X हमारा कौन है? गैस में वो मोल अंश के रूप में घुली हुई मात्रा है। X क्या है? गैस की मोल अंश के रूप में घुली हुई मात्रा है। P क्या है? आंशिक दाब है। तो अगर इसके मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसे होगा? तो इसके मध्य ग्राफ ऐसे होगा, सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? सरल रेखा प्राप्त होगी। मतलब जितना, अगर मान लीजिए कि इतना दाब है तो और इस पे है तो इसके हिसाब से इतना होगा। अगर ये प्रेशर यहाँ तक कर दिए तो ये यहाँ तक जाएगा। मतलब कि अगर दाब इतना लगाएंगे तो हमको X इतना मिलेगी, अगर दाब हम इतना लगाएंगे तो X हमको इतना मिलेगी। मतलब जितना दाब बढ़ाएंगे उतनी ही गैस की मात्रा, जो गैस है वो द्रव में घुलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसीलिए इसमें कहा है कि यदि गैस के आंशिक दाब P और मोल अंश X के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर आंशिक दाब P और मोल अंश X के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा जाएगा तो हमको कैसा प्राप्त होगा? एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगी। क्लियर? हमने
हमने इसको सरलता से समझा कि हेनरी के लॉ को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला कि हेनरी का जो नियम है वो कहता क्या है, तो हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी गैस में हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी द्रव में किसी गैस को कैसे घोला जा सकता है, वो घोलने की प्रवृत्ति क्या है। तो उसमें ये पता चलता है कि जब हम दाब लगाते हैं तो वो दाब के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे दाब लगाएंगे गैस में, उस विलयन के साथ जैसे जैसे दाब लगाएंगे वैसे वैसे कोई भी गैस उस द्रव में घुलना शुरू कर देगी। मतलब जितना दाब लगाएंगे उतनी मात्रा में वो घुलेगी। तो हमने दो तरीके से इसको देखा। एक, अगर सामान्य अवस्था में देखें उसको, तो उसमें कहता है कि स्थिर दाब P पर किसी गैस की विलेयता, मतलब दाब जो होगा, प्रेशर जो होगा वो फिक्स होगा, उस पर किसी गैस की जो विलेयता होगी, मतलब घुलने का जो गुण होगा वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। गैस का जो दाब है, प्रेशर है, उसके समानुपाती होगा। मतलब m क्या होगा, m के समानुपाती P होगा। मतलब जितना m उतना P, जितना m को बढ़ाएंगे उतना ही P बढ़ेगा, और जितना ही m को घटाएंगे उतना ही P घटेगा। तो उस हिसाब से यहाँ समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो K आ गया है। तो हमने ये बता दिया कि m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, P क्या है, गैस का दाब है, और K क्या है, हेनरी का स्थिरांक। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको मोल अंश के रूप में रखें, कि यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में रख दी, गैस को किस में रखें, मोल अंश में, कि हमने उस द्रव में जो गैस घोला है वो मोल अंश के रूप में है। हमने जो द्रव में गैस को घोल रहा है, हम घोल रहे हैं, वो किस में है, मोल अंश के रूप में है। तो उस अवस्था में हेनरी का नियम क्या कहता है कि उस अवस्था में वो कहता है कि वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P और उस विलयन की गैस का मोल अंश वो आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो P समानुपाती X गैस, तो समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो P बराबर KH, ये हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। KH क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। X क्या है, मोल अंश है। मोल अंश किसका है, वो किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, और P क्या है, आंशिक दाब है। तो उसी को अगर इसमें कहा गया है कि यदि गैस के आंशिक दाब P और मोल अंश X के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो उसके लिए ये ग्राफ यहाँ पे है, ये जो हमको मिला है ये क्या है, ये एक ग्राफ है किसके मध्य, P व X के मध्य। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर आगे इसको मिटा करके हम आगे की ओर बढ़ते, अगले बिंदु पे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोगों ने अभी हेनरी के नियम को दो तरीके से पढ़ा है, एक m के समानुपाती P को और एक P के समानुपाती X को। मतलब कि अगर मोल अंश के रूप में लेंगे तो हम लोग उसको क्या रखेंगे, P समानुपाती X गैस। अगर मोल अंश के रूप में न रख करके किसी अन्य माध्यम में रखते हैं तो m समानुपाती P को रखेंगे। क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं कि हेनरी स्थिरांक के विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ये कह रहा है कि समान दाब पर गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान दाब पर गैसों की जो विलेयता होती है वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान दाब मतलब फिक्स तापमान होगा, फिक्स तापमान होगा तो जो हमारी गैसों की विलेयता है वो क्या होंगी, वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होंगी। वो कैसी होंगी, व्युत्क्रमानुपाती होंगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो समान दाब पर गैसों की जो विलेयता है वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हेनरी स्थिरांक जो है उसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब कि X गैस बराबर P और KH। इस कंडीशन में X गैस मतलब समान दाब पर गैसों की विलेयता, समान दाब का मतलब है कि जो ये P होगा वो ताप क्या होगा, निश्चित होगा। निश्चित कहिए या इसको कहिए कि ये फिक्स है। ये जो दाब होगा, प्रेशर होगा वो फिक्स होगा। उस स्थिति में हेनरी स्थिरांक जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, गैस के। तो इसके लिए क्या बन जाएगा,
एक्स गैस बाई 1/kh, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो समान दाब पर गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक हैं उनकी विलेयता कम होती है और जिनके हेनरी स्थिरांक कम होते हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। तो जब ये व्युत्क्रमानुपाती है मतलब कि ये बात सही है कि एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा। मतलब ये कि जब एक्स गैस को हम लोग बढ़ाएंगे तो KH का मान घटेगा, जब KH के मान को बढ़ाएंगे तो एक्स गैस का मान घटेगा। तो वही कह रहा है कि समान दाब पर गैसों की विलेयता, समान दाब पर गैसों की विलेयता P मतलब फिक्स है, हेनरी स्थिरांक व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक होते हैं उनकी विलेयता कम होगी, हेनरी स्थिरांक जिनके अधिक होंगे, हेनरी स्थिरांक जिनके अधिक होंगे उनकी विलेयता कम होगी, उनकी विलेयता क्या होगी, एक्स गैस कम होगा। अगर KH बढ़ेगा तो एक्स गैस कम होगा, अगर एक्स गैस बढ़ेगा तो KH हमारा कम होगा। अगर एक्स गैसों की जो मोल अवस्था है वो बढ़ेगी तो हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा। वही चीज कह रहा है कि जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक है उनकी विलेयता कम होती है और जिनके हेनरी स्थिरांक कम है उनकी विलेयता अधिक होती है। ठीक है, तो अब आगे अपने बिंदु को देखेंगे। इसमें एक बात कहा है, यहाँ पे देखिए एक्स गैस जो है, एक्स गैस जैसे जैसे बढ़ेगा KH की मान घटेगा, KH को जैसे जैसे बढ़ाएंगे एक्स का मान घटेगा। तो इसके लिए एक बात आता है कि गैस की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की जो विलेयता है वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब हेनरी स्थिरांक जैसे जैसे बढ़ेगा गैस की विलेयता घटेगी, गैस की विलेयता अगर बढ़ेगी तो हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे, जबकि हेनरी के नियम में क्या था, जैसे जैसे दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, जैसे जैसे गैस की विलेयता बढ़ेगी वैसे वैसे दाब भी बढ़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि अगर गैस की विलेयता बढ़ेगी तो हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा, अगर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो गैस की विलेयता कम होगी, गैस की विलेयता कम होगी तो हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा, हेनरी स्थिरांक कम होगा तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। क्लियर, जबकि हेनरी में क्या था, दाब को बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, गैस की विलेयता को बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा। क्लियर, चलिए अब बात आती है कि तापमान बढ़ाने पर KH बढ़ता है और X कम होगा जिससे विलेयता भी कम होगी। ये बातें यहाँ कह दी है कि जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान को बढ़ाने से KH का मान बढ़ता है, मतलब कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा, ताप को बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा। KH का मतलब कौन है, KH का मतलब हेनरी स्थिरांक है, ये हेनरी स्थिरांक है, KH का मतलब कौन है, हेनरी स्थिरांक। तो तापमान को बढ़ाने पर KH बढ़ता है मतलब हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा और X जो है, X कौन है, X गैस की मात्रा है तो X कम होगी जिससे विलेयता कम होगी। जब X उस द्रव में घुलेगा ही नहीं, X उस द्रव में जाकर घुलेगा ही नहीं तो विलेयता जाहिर सी बात है कम होगी। जब X उसमें घुलेगा ही नहीं तो विलेयता जाहिर सी बात है कि कम होगी। जब X किसी विलायक में, कोई विलेय किसी विलायक में जाकर के जब घुलेगा ही नहीं तो उसकी विलेयता तो कम ही होगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। तो वही बात कह रहा है कि तापमान को अगर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, KH का मतलब हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा, जब हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो X कम होगा, X कम होगा तो विलेयता कम होगी। तापमान को बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा, जब हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो X जो है वो कम विलेय होगा, जब कम विलेय होगा तो उसकी विलेयता घटेगी। क्यों, तो क्यों का मतलब है कि रीजन यहाँ है कि आपको पता है कि X गैस जो है वो KH हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब हेनरी स्थिरांक को बढ़ाइएगा तो X कम होगा, X को बढ़ाइएगा तो ये कम होगा। ये एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है एक दूसरे का, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है कि एगो बढ़ाएंगे तो एगो घटाएगा, एगो घटाएंगे तो एगो बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर।
चलिए अब हेनरी के नियम की सीमाएं नोट कर लिए। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब प्रेशर अधिक लगा देंगे, जैसे बैलून है, बैलून में एक सीमा तक ही हवा भरा जाएगा तो वो बैलून रहेगा, अगर जरूरत से अधिक उसमें हवा भर दिया जाएगा तो वो फट जाएगा। वही काम इसका है, अगर जरूरत से अधिक कर देंगे तो फिर वो विलेयता को कम कर देगा, बढ़ा देगा या सही से विलय नहीं करेगा। तापमान भी बहुत कम होना चाहिए, ज्यादा तापमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो तापमान बढ़ाने पे केएच बढ़ेगा जिससे विलेयता कम हो जाएगी, तो ये भी दिक्कत है। गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए, जो गैस की विलेयता है वो विलायक में कम होनी चाहिए। चौथा, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय अवस्थाओं में समान हो। गैस की जो आणविक अवस्था है वो आणविक अवस्था द्रव व गैसीय अवस्थाओं में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये पूछता है 2 नंबर में, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। बोर्ड पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारे चीज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप जाइए वैदिक पाठशाला को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पे आप अपने कोर्स को, बैच को ज्वाइन करिए, और ये जो सारी चीजें हैं उसको बोर्ड प्रिपरेशन में बेस्ट स्कोर के लिए अभी से लग जाइए। बेस्ट करना, एकदम फोड़ देना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को छोड़ना नहीं, एकदम फोड़ के रखना है, तैयारी एकदम जबरदस्त करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी के नियम की जो सीमा है, तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता विलायक से कम होनी चाहिए, और गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव अवस्थाओं के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब जाकर के इनकी जो नियम है वो फिक्स बैठेगी, अगर इधर उधर हो जाएंगी तो फिर वो नियम नहीं बैठेगा, क्योंकि सीमाएं लिमिट कर दिया है कि हमारी जो रूल है, हेनरी का जो नियम है वो कहाँ तक सीमित है, इसलिए सीमाओं में बता दिया इन 4 बिंदु को। ये बोर्ड के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। फिर अगले वीडियो में हम लोग राउल्ट के नियम पे चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। फिर मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अभी हम लोगों ने देखा हेनरी नियम से संबंधित बातें। अब हम लोग देख रहे हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसके अगले वीडियो में हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। हेनरी नियम के अनुप्रयोग 3 टॉपिकों पे आधारित है। इसमें से पहला टॉपिक जो है वो ये कहता है कि शीतल पेय, पहला टॉपिक कहता है कि शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता, शीतल पेय या सोडा वाटर, जो सोडा वाटर आजकल गर्मियों में मिलता है, उसके लिए कह रहा है कि शीतल पेय या सोडा वाटर CO2 की विलेयता, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने के लिए या बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। मतलब कि CO2 एक गैस है और सोडा वाटर पानी एक द्रव है। तो हम लोग हेनरी के नियम में यही पढ़े हैं कि किसी द्रव में किसी गैस को कैसे मिलाया जाए। हम लोगों ने ये देखा कि किसी गैस की जो विलेयता है द्रव में वो किस पे डिपेंड करती है? दाब पे। जितना अधिक दाब होगा उतनी ही कोई गैस किसी द्रव में घुलेगी। तो वही कह रहा है कि शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पे बंद किया जाता है। ये पहला अनुप्रयोग है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक पात्र लेते हैं, एक बोतल, उस बोतल में जल भरा हुआ है, इसमें CO2 की मात्रा को मिक्स करने के लिए, ये H2 है, CO2 की मात्रा मिक्स करने के लिए हम इस पे क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। तो जितना अधिक हमारा P होगा, जितना अधिक प्रेशर होगा, जितना अधिक हमारा P होगा, P जितना ही अधिक होगा, X जो गैस है उसके घुलने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? समानुपाती है, हेनरी के लॉ के अनुसार। जितना प्रेशर को बढ़ाएंगे उतनी ही X गैस जो है, उतनी ही CO2 इसमें
जल में घुलेगी। ये हम लोगों ने सोडा वाटर और गोला शिकंजी वाला भी एग्जाम्पल देखा है, और हेनरी का लॉ भी यही कहता है। गोला शिकंजी वाला क्या करता है, अपने जो उसका गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बोतल में, जिससे वो गोला शिकंजी बनाता है, उसमें वो डिजोल्व करने के लिए, घोलने के लिए वो क्या करता है, घोलने के लिए वो क्या करता है कि सिलेंडर को घुमाता है। जैसे जैसे घुमाता है वैसे वैसे प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होता है, कोई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा करके उस द्रव में घुलती है। तो पहला अनुप्रयोग ये है कि शीतल या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोतल को उच्च दाब पे बंद करते हैं। दूसरा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे, मतलब पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ के इलाके होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रें होती हैं, पहाड़ी इलाकाएं होती हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में, तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। मतलब जो पी का ऑक्सीजन जो है, उसका जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब कम होता है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता वहां पे क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण पर्वतारोही एवं अधिक ऊंचाई पे रहने वाले व्यक्ति, कोई पर्वतारोही है जो इस पहाड़ पे चढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, वो इस पहाड़ पे चढ़ता है, या इन ऊंचे स्थानों पे कोई व्यक्ति जो है वो रहने वाला है, ठीक है, वो इन ऊंचे स्थानों पे, पहाड़ी इलाकाओं में कोई व्यक्ति रहता है, या जो भी पर्वतारोही है, उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, मतलब कम होने के कारण पर्वतारोही एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब उनमें जो ऊंचे स्थानों पे व्यक्ति रह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो व्यक्ति रह रहा है, मतलब कि जो ये पहाड़ी क्षेत्रों में व्यक्ति रहने वाला, ये जो पर्वतारोही है, ये अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा, दाब कम होता जाएगा। तो जब दाब कम होगा तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी। जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी तो वो हमारे बॉडी में, मतलब हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, घुल नहीं पाएगी। या फिर जो ये ऊंचे स्थानों पे पहाड़ी इलाकाओं में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके बॉडी में ये चीज नहीं हो पाएगी, घुल नहीं पाएगी। तो वही कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ेगा, शिथिलता आएगी, उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, वो व्यक्ति बेहोश होगा, मर भी सकता है। शरीर कमजोर होने लगती है और सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसके ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, एनॉक्सिया हो जाता है। उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, एनॉक्सिया हो जाता है। और उस प्रकार की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। उस प्रकार की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। मतलब जो अधिक ऊंचाई पे रहने वाला व्यक्ति है, या अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे ऑक्सीजन की जो आंशिक दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और उन ऊंचाई क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, या जो पर्वतारोही हैं, उनमें ऑक्सीजन की जो श्वसन की प्रक्रिया, जिस माध्यम से ऑक्सीजन जाके हमारे ब्लड में घुलता है और परिसंचरण के माध्यम से शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचता है, वो प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ने के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, वो व्यक्ति अधिक सोच नहीं पाता है, उसकी सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो डिजीजेज होते हैं, जो बीमारियों का एक प्रारूप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। ये आपको बोर्ड पेपर में पूछ सकता है कि एनॉक्सिया किन व्यक्तियों को होता है, या पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए आपको ये बातें बतानी होगी, ठीक है। अब हम अगले अपने बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु के बारे में हम लोग ये देखेंगे। इसमें हम लोग जो समुद्र पे रहने वाले व्यक्ति हैं, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, उनके बारे में है। कहता है कि गहरे समुद्र में गोताखोर, जो गहरा समुद्र होता है उसमें गोताखोर जो है उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है, उनको उच्च वायु में श्वास लेना पड़ता है। अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। मतलब ये कि मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र का सतह है, यहाँ पे कोई हमारा क्या है, गोताखोर है, इसके बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, एक सिलेंडर बांध दिया श्वसन के लिए। तो ये जैसे जैसे व्यक्ति नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा,
जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसके ऊपर पी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे इस पे पी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये व्यक्ति नीचे जाएगा वैसे वैसे इस पे पी की मात्रा बढ़ेगी, मतलब दाब बढ़ेगा। होगा क्या कि ये व्यक्ति जैसे जैसे नीचे जाएगा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव है। हमारे ऊपर क्या है? वायुमंडलीय दाब का प्रभाव है। उस प्रभाव के कारण जब व्यक्ति नीचे समुद्र की गहराइयों में जाएगा तो उसके ऊपर दाब बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी द्रव में कोई भी गैस की घुलने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो ये सोचिए जो ये सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए ले जा रहा है, अपने श्वसन के लिए जो ये सिलेंडर ले जा रहा है, और जिसमें ये गैसें जो भरी हुई हैं वो क्या है? वो गैस के रूप में है, वो गैस के रूप में है। और इस व्यक्ति का मतलब हमारे बॉडी का जो खून है वो क्या है? जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड है वो क्या है? लिक्विड है, द्रव है। तो द्रव जो है वो गैस में कब घुलती है? जब प्रेशर बढ़ता है। द्रव में कोई गैस कब घुलती है? जब प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये गैसें इसके बॉडी में घुल जाएंगी। तो वही कह रहा है कि जब ये उच्च दाब पर वायु में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। मतलब जब गोताखोर सतह पर आते हैं, मतलब जब ये अंदर जाएगा तो इसके बॉडी के अंदर, जब ये अंदर जाएगा तो इसके बॉडी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो गैसें है वो उसके रक्त में, खून में घुल जाएंगी, विलय हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दाब उच्च पड़ेगा और उच्च दाब पे उसको श्वास लेना ही लेना है, और जब श्वास लेगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो गैसें हैं वो इसके खून में बढ़ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स जो है मतलब गैस की जो मात्रा है वो किसी भी द्रव में घुलती है। तो जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैसें बुलबुले के रूप में ब्लड से निकलती हैं। तो जो हमारा खून है, जब हम सतह पे आएंगे दाब कम होगा तो जो हमारे खून में गैसें घुली हुई होंगी वो बाहर निकलना चाहेंगी, क्योंकि उस समय दाब कम हो गया होगा। जब दाब कम होगा तो वो बाहर निकलना चाहेंगी, और बाहर निकलने के रूप में क्या होगा कि वो रक्त के प्रभाव को प्रवाहित करेंगी। जो खून हमारे बॉडी में घूम रहा है, दौड़ रहा है, उसके रास्तों में क्या करेंगे? अड़चन डालेंगे, अड़चन डालेंगे, उसको सही से बहने नहीं देंगे, जिससे क्या होगा? गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होगी, अंदर ही अंदर उसके शरीर में दर्द शुरू होगा, और वो दर्द जो असहनीय हो ऐसा दर्द उत्पन्न होगा, जो कभी कभी उसके लिए क्या होगा? घातक सिद्ध होगा, और उससे वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो इस प्रकार की जो बीमारी गोताखोरों को होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। उस प्रकार की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। उस प्रकार की बीमारी को क्या बोलेंगे? बैंड बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आएगा। पहला जो हेनरी का लॉ है वो शीतल पेय को बंद पात्र में उच्च दाब पे बंद किया जाता है, तो ये सोडा वाटर को बनाने के लिए होगा। दूसरा, अधिक ऊंचाई पे कोई व्यक्ति जाता है पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में तो वहां ऑक्सीजन का दाब कम होता है, तो वो श्वसन की प्रक्रिया नहीं ले पाएगा, तो भी समस्या है। तो ऐसे स्थानों के लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग एनाक्सिया कहते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है, और वो गैस ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में हमारे फेफड़ों के माध्यम से हमारे खून में अच्छे से घुल नहीं पाती है, और पूरे बॉडी में उसका संचरण नहीं हो पाता है, इस कारण से ये समस्या होती है। तीसरा कि जो समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं उन गोताखोरों के शरीर पे एक आप देखे होंगे कि क्या होता है? गैस सिलेंडर होता है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसी चीजें होती हैं। तो उस चीज के लिए इनमें ये जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने के कारण, प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये गैसें उसके बॉडी में फेफड़ों के माध्यम से उसके खून में घुल जाती हैं। जब घुल जाते हैं तो वहां तक तो ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं दाब कम होता है, तो दाब कम होने के कारण क्या होता है? दाब कम होगा तो ये गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर कैसे निकलती हैं? उनके खून से वो बाहर आते हैं। जब खून से बाहर आएंगी तो जो हमारी नसों में खून दौड़ रही है, उन नसों के जो नसों के अंदर खून दौड़ रही है वो दौड़ने के रास्ते में क्या करेंगे? अड़चन उत्पन्न करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, जिससे उस व्यक्ति को क्या होगा? एक अजीब प्रकार की दर्द होगा, एक दर्द होगा जो असहनीय होगा, और कभी कभी कोई गोताखोर इस दर्द को सहन नहीं कर पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के जो अवस्था होती है या
कभी कभी बीमारी के तौर पे आ जाता है तो उसको हम लोग बेंड का नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? बेंड का नाम देते हैं। तो किसी भी इस तरीके की समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस गोताखोर के जो गैस सिलेंडर होती है, उस गैस सिलेंडर में हम लोग हीलियम को 11.7%, नाइट्रोजन को लगभग 56.2% और ऑक्सीजन को 32% का एक मिश्रण बना करके, इतना का मिश्रण बना करके हम लोग क्या करते हैं? उसके गैस सिलेंडर में भर देते हैं, जिससे कि उसकी विलेयता कम हो जाती है। मतलब इसकी जो बॉडी में ये विलेयता अधिक हो रही थी वो विलेयता कम हो जाती है और जिससे वो बेंड जैसी समस्याओं से बच सकता है। उसके रक्त में जो गैसें घुल रही थी वो कम घुलेंगी। मतलब विलेयता को ही कम कर देंगे तो वो हमारे बॉडी में जाके घुलेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्स गैस बनाते हैं, जिससे कि उस गोताखोर के बॉडी में जब ये श्वसन की प्रक्रिया से लेगा तो वो उसके बॉडी में फेफड़े के माध्यम से खून में जाकर के उतना अधिक नहीं घुलेगा जितना वो पहले की अवस्था में दाब के प्रभाव पे क्या हो रहा था? उसके खून में जाकर के घुल जा रहा था। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बेहतर आया होगा। आप अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।